अगर आप लोगों ने कभी भी किसी भी तरीके का ट्रैवल किया होगा, चाहे आपने बस से या फिर ट्रेन से, तो आपने देखा होगा, कभी भी अगर आपने खिड़की के बाहर देखा होगा तो इस तरीके के आपको टॉवर दिखे होंगे। और वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन को होल्ड करने के लिए डिस्क शेप के लटकते हुए ब्राउन कलर के कुछ ना कुछ आपने देखा होगा इसको, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में करने वाले हैं। इनका नाम होता है इंसुलेटर। नाउ ये इंसुलेटर क्या करते हैं पावर सिस्टम में, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है। चर्चा करेंगे डिटेल में इंसुलेटर्स क्या होते हैं, पावर सिस्टम के अंदर उनका क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर पर्पस की बात कर लें तो पर्पस क्या है, आखिर हमने इंसुलेटर क्यों यूज करें, ठीक है। क्योंकि इंसुलेटर तो एक तरीके का हम लोग जानते हैं कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। तो फिर इंसुलेटर क्यों, पावर सिस्टम के अंदर इंसुलेटर क्या कर रहे हैं, तो इस बात को समझते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास दो टॉवर है, ठीक है। ये टॉवर जो है इनका इस्तेमाल करा जाता है जो कंडक्टर होता है उसको सपोर्ट करवाने के लिए। यानी कि जो भी आपके टॉवर्स आप देखते हो वो बेसिकली इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ताकि हम लोग जो जनरेटिंग सोर्स है और जो लोड है उसके बीच में टॉवर को थोड़ा टांग के ले चले, यानी कि हैंग ऑन कर सकें, ये ना हो वरना जमीन पर गिर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग टॉवर रखते हैं जी। इस तरीके की ट्रांसमिशन लाइन को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब ये जो टॉवर है ये मेटल के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ओके। नाउ अब ऐसे में अगर करंट आएगा कंडक्टर के अंदर, तो करंट जब आएगा और टॉवर से हमने डायरेक्टली अगर कंडक्टर को इस तरीके से बांध रखा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो करंट है वो क्या करेगा, इस तरीके से मेटल कंडक्टर, क्योंकि शॉर्ट पाथ दिखेगा उसे और शॉर्ट पाथ दिखेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ दिखेगा, तो ईजिली करंट जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा। समझ में आ रही बात ये। तो करंट जनरेटिंग सोर्स से लोड तक ना जाके ग्राउंड में मेटल वायर, सॉरी मेटल टॉवर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। यानी कि अगर हम लोग टॉवर को डायरेक्टली कंडक्टर को टॉवर से हम बांध देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, तो ऐसे केस में सारा का सारा करंट जो तुम लोड तक भेजना चाह रहे थे वो ग्राउंड में चला जाएगा जनरेटिंग स्टेशन के सबसे करीब वाले टॉवर से ही, ठीक है। नाउ तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जो ये जो वायर्स हैं, ये जो टॉवर पे जहाँ पे हम लोग इनको बांध रहे हैं वहाँ पे हम लोग क्या करें, इंसुलेटर लगा दें। नाउ ये जो है, ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हो, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड इंसुलेटर। समझ में आ रही बात है। तो इंसुलेटर क्या करेंगे, इंसुलेटर जो आपका कंडक्टर है वो उसको और टॉवर को सेपरेट रखेंगे, इंसुलेट करेंगे। यानी कि समझ में आ रही बात है। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम लोग डायरेक्टली कंडक्टर को इस ट्रांसमिशन टॉवर से बांध देते, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, सारा का सारा करंट ग्राउंड में चला जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ जरा देखते हैं ऐसा कैसे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल करंट आया, इसका काम समझ में आ गया इंसुलेटर का, स्टॉप करंट टू लीक इनटू द ग्राउंड, ठीक है। तो पहले तो समझ में आ गया। तो रोल ऑफ इंसुलेटर क्या है, स्टॉप द करंट टू लीक इनटू द ग्राउंड, यानी कि करंट को ग्राउंड में भेजने से रोकने का काम है इंसुलेटर का। अब ये कैसे करता है जरा देखते हैं। तो मान के चलते हैं करंट आया, नाउ करंट आया, अब करंट आगे नहीं जा सकता टॉवर को, टॉवर के अंदर से, क्यों, क्योंकि हमने इंसुलेटर लगा रखे हैं। बट अगेन एक प्रॉब्लम, अगर हम इंसुलेटर लगा देंगे तो करंट आगे भी तो नहीं जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इंसुलेटर अगर हम लोग टॉवर में डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो भी एक समस्या आ जा रही है, क्योंकि अगर हम टॉवर के आर्म में इंसुलेटर लगा के कंडक्टर को जोड़ते हैं तो पाथ, कह सकते हो बाधित हो रहा है, या कह सकते हो पाथ जो हो रहा है वो कट कट हो जा रहा है एक तरीके से। समझ में आ रही बात है। तो पाथ कट हो जाने के कारण क्या हो रहा है कि अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो इसका सॉल्यूशन इंजीनियर ने निकाला जंपर वायर। दीज आर व्हाट वी कॉल्ड जंपर वायर, ठीक है। तो जंपर वायर क्या करते हैं, यानी कि अगर हम टॉवर के अंदर देखें, टॉवर टॉवर मेटल का है ना, वो एक शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड कर सकता था करंट को, तो उसको बचाने के लिए हमने इंसुलेटर लगाए। पर इंसुलेटर लगाने से क्या हुआ, इंसुलेटर लगाने से कंडक्टर का जो पाथ था वो कट हो गया, या कह सकते हो आइसोलेट हो गया। तो उस आइसोलेशन को खत्म करने के लिए हमने लगाते हैं जंपर वायर। ना अब क्या होगा, ये करंट जो पहले इंसुलेटर के कारण ना तो टॉवर के अंदर से जा रहा था पर आगे भी नहीं जा रहा था, क्योंकि करंट का जो पाथ था वो डिस्टर्ब हो गया था। इसको सॉल्व कर देते हैं जंपर वायर। अब ये करंट क्या होगा, ये इस तरीके से जंपर वायर के थ्रू अपना पाथ लेगा, देन फिर से जंपर वायर, एंड देन इस तरीके से करंट आगे चला जाएगा। तो आयु समझ में आ रही होगी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि इंसुलेटर हम लोग हर बार देखते हैं, अगर बहुत जल्दी में कभी किताब पढ़ोगे तो दे रखा होता है इंसुलेटर जो होते हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि वो क्या करते हैं, कंडक्टर को होल्ड कर सकें, वायर कंडक्टर को होल्ड करने वाले टॉवर्स को और कंडक्टर को सेपरेट कर सकें। लेकिन ये हो गई इंसुलेटर। लेकिन इंसुलेटर अगर हम डायरेक्टली लगा देंगे तो ये एक प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि सर फिर पाथ कैसे कंप्लीट होता है अगर इंसुलेटर टॉवर के बीच में लगे होते हैं। तो पाथ कंप्लीट करने के लिए वी यूज जंपर वायर। समझ में आ रही बात है। तो इंसुलेटर कैसे लगे होते हैं और किस तरीके से उनका क्या रोल होता है, जंपर वायर क्या होता है और जंपर वायर का काम क्या होता है, ये सारी चीजें अब तक क्लियर हो गई होंगी। नाउ अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें इंसुलेटर में हमें होनी चाहिए, जो हमें चाहिए, यानी कि डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी तुम इंसुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो भाई अपने कंडक्टर को होल्ड कराने के लिए, वो ताकतवर होना चाहिए यार। क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर के लोड को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि देखो टॉवर और कंडक्टर इनके बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है,
नाउ अब क्या है, यानी कि टॉवर भी एक तरफ पकड़ा हुआ है कंडक्टर को, और कंडक्टर खुद का वेट के कारण नीचे गिर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ कि क्यों चाहिए। तो देखो भाई, ये आया कंडक्टर, ठीक है, और ये है हमारे इंसुलेटर, ठीक है, और ये है हमारा आर्म ऑफ टॉवर, टॉवर का ये आर्म मान लेते हैं, ठीक है, ये इसको, ठीक समझ में आ रही बात है। तो अब देखो टॉवर जो है ये क्या कर रहा है, ये भी कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है, ठीक, और कंडक्टर जो है अपने वेट के कारण नीचे जा रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में ये है तुम्हारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कंडक्टर के वेट को संभाल सके। समझ में आ रही बात ये? तो कंडक्टर का जो लोड है, कंडक्टर का जो मैकेनिकल वेट है, उसको संभाल सके, इसलिए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। समझ में आ रही? दूसरी बात, विंड का भी लोड होता है। विंड का लोड मतलब भाई टॉवर है, अब कंडक्टर हवा में लटके हुए हैं, आंधी आ गई, ठीक है, अब आंधी आएगी तो भी तार जो होंगे वो झूलने लगेंगे, यानी कि वो क्या होंगे, फ्लक्चुएट होंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो उस हवा के झोंके को भी वो कंडक्टर के साथ संभाल पाए, यानी कि हवा के झोंके का जो असर है वो भी इंसुलेटर बियर कर पाए। तो इसलिए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज अ मस्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यार ये तो देखो मतलब मस्ट ही है, क्योंकि यही वो कारण है जिसकी वजह से हम लोग इंसुलेटर कर रहे हैं। अभी मैंने शुरुआत में स्लाइड में बताया था कि इंसुलेटर का रोल क्या होता है, कि भाई करंट अगर हम कंडक्टर डायरेक्टली टॉवर पे जोड़ देते तो ऐसे केस में करंट बाईपास हो जाता, लीक आउट हो जाता। तो इसका ये प्रॉपर्टी है कि भाई ये किसी भी तरीके से करंट के लीकेज को रोके। समझ में आ रही? ये तो बहुत ही सिंपल है ना। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों के दोनों ज्यादा होने चाहिए ना। ये दोनों जो पॉइंट है, यानी कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दीज आर बेसिकली यूज टू सिग्निफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटर। यानी कि जो इंसुलेटर तुम जो भी यूज कर रहे हो वो इजीली ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्योंकि आपको पता होगा, ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब भी हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की जो परचेजिंग की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग की जाती है, वोल्टेज रेटिंग। टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, याद रखना, टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो एक अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज तुम बढ़ाते चले जाओगे तो इंसुलेटर खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंसुलेटर हो गया, डायलैक्ट्रिक्स हो गया, सबके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड वोल्टेज, कितना वो हैंडल कर सकता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो एक डायलैक्ट्रिक या फिर एक इंसुलेटर होल्ड कर सकता है बिना कह सकते हो कि खराब हुए, बिना ब्रेकडाउन हुए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको मैंने ऑलरेडी मटेरियल की सीरीज के अंदर कवर किया है, मटेरियल सीरीज, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या बताता है कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज एक इंसुलेटर होल्ड कर सकता है बिना डैमेज हुए। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ये गुड क्वालिटी इंसुलेटर को रिप्रेजेंट करता है, और डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बताता है कि कितना हाई वोल्टेज के साथ तुम्हारा इंसुलेटर टिका रह सकता है। समझ में आ रही? सो दीज आर बोथ वी कॉल्ड क्वालिटी चेक ऑफ इंसुलेटर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है भाई इंसुलेटर का मटेरियल। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करें, ये कुछ इस तरीके का इंसुलेटर आपको दिखते होंगे जब आप देखते होगे, सही है। तो यहाँ पे अगर हम इंसुलेटर को बड़े ध्यान से देखोगे आप, सो दीज आर व्हाट यू कॉल्ड, एक तो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि मटेरियल इसका नॉन पोरस हो, कि अंदर उसके मतलब पोरस इन द सेंस कि पानी एब्जॉर्व ना करे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अगर पानी एब्जॉर्व नहीं करके, पानी क्या है, अगर वाटर एब्जॉर्वेंट आ गया, वाटर एब्जॉर्व करने लगा इंसुलेटर मटेरियल, तो ऑब्वियस सी चीज़ है उसकी जो कह सकते हो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो वीक हो जाएंगी। तो इसलिए नॉन पोरस होना चाहिए। दूसरा, फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज एंड क्रैक्स, यानी कि इंप्योरिटीज और क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर क्रैक्स होंगे, छेद हो गए इसके अंदर और क्रैक आ गया, तो वहाँ पे अगेन पानी, बारिश के समय में पानी भर जाएगा, और ऐसे समय में क्या होगा कि ईजिली ये खराब हो सकता है, इसकी कह सकते हो कि जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंप्योरिटीज और क्रैक नहीं होने चाहिए। ठीक है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कम लोगों को इसका पता होता है, पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर रेशियो। इसको जरा समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। हम लोगों को क्या लगता है कि यार अगर इंसुलेटर फेल हो गया, इंसुलेटर फेल हो गया तो उसको क्या कहोगे? तो कुछ लोग कहते हैं इंसुलेटर पंचर हो गया, और कुछ लोग कहते हैं फ्लैश ओवर हो गया। ठीक है, तो आज इस स्लाइड के अंदर हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि यार पंचर और फ्लैश ओवर क्या अंतर होता है इनके बीच में। ठीक है, और इसके रेशियो की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो समझेंगे। दो तरीके से इंसुलेटर फेल हो सकता है, एक हो सकता है कि इंसुलेटर पंचर हो गया हो, और दूसरा हो सकता है इंसुलेटर में फ्लैश ओवर हो गया। अब जरा देखते हैं, तो मान के चलते हैं भाई ये एक हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का टॉवर है, ठीक है, मेटल का टॉवर है, और ये हमने कंडक्टर बना रखे हैं और इसके दोनों तरफ इंसुलेटर लगा लिए। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर हम चेक करेंगे कि फ्लैश ओवर क्या होता है, और राइट साइड में देखेंगे पंचर क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं फ्लैश ओवर की। अब मान के चलते हैं करंट आई, ठीक है, कंडक्टर के अंदर करंट आई, बहुत ध्यान से समझना इस एनिमेशन के थ्रू। भाई करंट आई, अब ऐसे में क्या होगा, हम जानते हैं कि आसपास एयर मौजूद होती है। ठीक है, एयर है, हमारे जो इंसुलेटर है, जो कंडक्टर है, इन सब के आसपास एयर है ना। ऐसे केस में क्या हो गया, एयर अगर ब्रेक डाउन हो गई, यानी कि इतना हाई वोल्टेज रहा कि एयर ब्रेक डाउन हो गई आसपास की, इंसुलेटर ब्रेक डाउन नहीं हुआ है,
एयर ब्रेक डाउन हो गई है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर एयर ब्रेक डाउन हो गई तो एयर का ब्रेक डाउन होने का मतलब एयर बिकम्स अ गुड कंडक्टर, ये आपको पता होगा। जब भी हम बात करते हैं किसी भी इंसुलेटर के ब्रेकडाउन की, अगर हम कहते हैं कि कोई भी इंसुलेटर, चाहे एयर हो चाहे ऑयल हो, अगर हम कहते हैं इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो गया, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है इट बिकम्स अ कंडक्टर, यानी कि वो एक कंडक्टर बन गया है। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर ब्रेक डाउन हो गया ना। एयर ब्रेक डाउन का क्या मतलब हुआ, एयर बिकम्स अ इट बिकम्स अ कंडक्टर, यानी कि ये तो कंडक्टर बन गई एयर। अगर एयर कंडक्टर बन गई तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लैश ओवर आ जाएगा। तो फ्लैश ओवर का मतलब होता है एक लाइटनिंग टाइप की एक चिंगारी सी दिखेगी। तो वाया लाइटनिंग यहाँ के जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो चार्ज है, वो जंप कर जाएगा टावर के ऊपर आ जाएगा एंड देन इट गोज इनटू द ग्राउंड। समझ में आ रही बात ये? तो ये जो होगा, यानी कि अगर हम बहुत हाई वोल्टेज रखते हैं तो ऐसे केस में इंसुलेटर तो पंचर नहीं हुआ, देख लो यहाँ पे इंसुलेटर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इंसुलेटर इंटैक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं इंसुलेटर जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, यानी कि इंसुलेटर क्या है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है भाई इंसुलेटर के अंदर। लेकिन आसपास की जो एयर थी वो क्या हो गई, वो ब्रेकडाउन हो गई, जिसकी वजह से फ्लैश ओवर हो जाता है। समझ में आ रही बात ये? तो इसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर। क्लियर हो गया यहाँ पे? फ्लैश ओवर का मतलब समझ में आ गया? तो फ्लैश ओवर जो होता है, और ये जिस वोल्टेज पे होगा उसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज जिसके ऊपर आसपास की एयर जो होगी वो ब्रेकडाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट जो कंडक्टर के अंदर ना रह के वाया एयर टावर पे जंप करेगा और ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है? और इस तरीके के फॉल्ट जब भी होते हैं तो उनको एक टर्म दिया जाता है एलजी फॉल्ट, सुना है ना, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये फ्लैश ओवर के कारण ही होते हैं। समझ में आ रही बात ये? ओके, तो इस तरीके का करंट जो होगा डाउन, इसको हम कहते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक, नाउ ये जो होता है जनरली ये देखा जाता है ये 6 गुना होता है वर्किंग वोल्टेज के, यानी कि अगर तुम्हारा वर्किंग वोल्टेज 22 kV है तो 6 × 6 इतना जो होगा, ठीक है, ये होगा फ्लैश ओवर वोल्टेज। यानी कि अगर आपका वोल्टेज किसी भी वजह से 6 टाइम्स हो जाता है वर्किंग वोल्टेज के, तो ऐसे केस में आसपास की एयर जो होगी वो आयोनाइज हो जाएगी और ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। समझ में आ रहा है? सो दिस फ्लैश ओवर वोल्टेज इज अप्रॉक्स 6 टाइम्स ऑफ द वर्किंग वोल्टेज। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये नॉर्मली जो हम लोग जेन्युइनली लेके चलते हैं, तो इसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज। ना अब दूसरा केस समझते हैं, मान के चलते हैं राइट साइड को देखते हैं। अब राइट साइड के अंदर कंडक्टर में करंट आया, पिंक कलर की जो लाइन दिखा रही है ना। अब ये करंट जो होगा, अब क्या हुआ, ये जो इंसुलेटर है ये ब्रेक डाउन हो गया। देखो पहले केस के अंदर एयर ब्रेक डाउन हो रही थी, सराउंडिंग की एयर, तो इसको हमने कहा फ्लैश ओवर। लेकिन अब क्या हुआ है, इंसुलेटर ही ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि इंसुलेटर ब्रेक डाउन का मतलब कि वो कंडक्टर बन गया। इंसुलेटर ब्रेक डाउन का मतलब मैंने भी क्या सिखाया था, जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होगी, इंसुलेटर किसी भी तरीके का, एयर हो या कुछ भी ब्रेक डाउन होगा, तो वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और वो कंडक्टर बन जाएगा। ये अभी हमने सीखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ, इंसुलेटर क्या बन गया, इंसुलेटर जो पहले इंसुलेट कर रहा था अब क्या करेगा, कंडक्ट करने लगा, यानी कि इट बिकम्स अ कंडक्टर। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा है? तो अब ये कंडक्टर बन जाएगा, तो भाई ये जो वायर के अंदर जो करंट आ रहा था ना, ये इस इंसुलेटर को अंदर से पेनिट्रेट करता हुआ आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब इंसुलेटर तो कंडक्टर बन गए। तो ये जो इंसुलेटर थे, दिस विल एक्ट एज अ कंडक्टर। बात समझ में आ रही? सो इट विल एक्ट एज अ वायर, तो ये कंडक्टर वर्क करेगा, तो ये करंट आगे जाएगा और उसके बाद ये टावर में टच करते हुए नीचे ग्राउंड में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो देखो ये कहलाता है, ये जो पूरा फिनोमेना होता है, दिस विल नोन एज पंचर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? यानी कि अगर इंसुलेटर के ऊपर से करंट निकल गई, इंसुलेटर में कोई दिक्कत नहीं आई, तो हम कहेंगे फ्लैश ओवर हो गया भैया। लेकिन अगर इंसुलेटर को ब्रेक डाउन हो गया, इंसुलेटर खराब हो गया, इंसुलेटर बिकम्स अ कंडक्टर, तो हम कहेंगे पंचर हो गया भैया। समझ में आ रही बात है? नाउ ये जो पंचर जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं पंचर वोल्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि वो वोल्टेज जिस पे तुम्हारा इंसुलेटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि पंचर हो जाएगा इंसुलेटर, वो वोल्टेज कहलाता है पंचर वोल्टेज। ठीक है, तो जनरली ये जो वोल्टेज होता है ये 12 गुना होता है वर्किंग वोल्टेज के, यानी कि हम लोग जो कह सकते हो एज अ प्रोटेक्शन जब हम लेते हैं तो इनको हम लोग लगभग 12 टाइम्स लेते हैं वर्किंग वोल्टेज की। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पंचर वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके बारे में जनरली हम लोगों को कहीं बताया नहीं जाता, बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं ये सब जो मैं बताता हूँ आपको डीप स्टडी करके। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पंचर वोल्टेज। ये 12 गुना होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज 6 गुना होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज, फ्लैश ओवर का क्या मतलब हुआ कि इंसुलेटर को बाईपास कर देगा, यानी कि जब भी इंसुलेटर को बाईपास करके अगर करंट निकल जाएगा वाया एयर, ठीक है, तो ऐसा जब भी होगा, यानी कि इंसुलेटर खराब नहीं हुआ है लेकिन बाईपास हो गया, इसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर। वहीं पे अगर वोल्टेज सॉरी करंट जो है वो इंसुलेटर के अंदर से चला जाएगा थ्रू द इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर को पेनिट्रेट करता हुआ चला जाएगा, दिस वन इज नोन एज
पंचर वोल्ट, समझ में आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पंचर, यानी कि समझ में आ गया। तो वो वोल्टेज जिसपे इंसुलेटर को बाईपास करके सराउंडिंग एयर के ब्रेकडाउन होने की वजह से फ्लैश होगा, या कह सकते हो कि करंट ग्राउंड में जाएगा, करंट लीक होगा, उसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज। वो वोल्टेज जिसकी वजह से इंसुलेटर ही ब्रेकडाउन हो गया उसको हम कहेंगे पंचर वोल्टेज, समझ में आ रहा है। तो अगर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं, इसको ध्यान से समझ लो। फ्लैश ओवर जब भी होता है, फ्लैश ओवर, तो इस केस में इंसुलेटर जो होते हैं ये हेल्दी कंडीशन में रहते हैं, हेल्दी, ये हेल्दी रहेंगे, इनके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन पंचर जब हो जाएगा तो ऐसे केस में ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये डैमेज हो जाते हैं, फिर ये कभी यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर पंचर हो गया तो भाई ये इंसुलेटर को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर फ्लैश ओवर हुआ है तो ये इंसुलेटर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कभी पंचर हो रहा है तो तुम्हें नए इंसुलेटर, यानी कि नए इंसुलेटर, न्यू इंसुलेटर जो होंगे वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। और अगर कहीं फ्लैश ओवर हो रहा है तो तुम्हें इंसुलेटर के साथ कोई भी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे, आयु समझ में आ गया होगा। नाउ अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या था, पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज जिस पे पंचर हो रहा है, यानी कि ये तुम्हारा ये वोल्टेज जिस पे ब्रेकडाउन हो जा रहा है इंसुलेटर, और वो वोल्टेज जिस पे जो करंट है वो बाईपास कर रहा है, यानी कि आसपास की एयर ब्रेकडाउन हो रही है। तो ये जो रेशियो है ना, ये कैसा होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी कि आसपास की एयर ब्रेकडाउन कर जाए वोल्टेज पे वो चलेगा, लेकिन पंचर स्ट्रेंथ कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंसुलेटर कभी भी वीक नहीं होने चाहिए। तो अच्छा इंसुलेटर वो जिसकी पंचर स्ट्रेंथ तगड़ी हो, समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो ये जो रेशियो है पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर, दिस मस्ट बी हाई फॉर एन इंसुलेटर। आई होप भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो नाउ लास्ट अगर हम बात कर लें कि ऐसे कौन से कॉमनली यूज्ड मटेरियल है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली हम लोग दो तरीके के मेटल का इस्तेमाल करते हैं इंसुलेटर्स में, पावर सिस्टम में। एक है पोर्सलिन के इंसुलेटर और दूसरे होते हैं ग्लास इंसुलेटर। यानी कि अगर तुमने कभी भी देखे होंगे यार पूरी लाइफ में ना, अगर आपने कभी भी देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में या फिर आपने देखा होगा स्टेशंस पे, तो आपने देखे होंगे ये दो तरीके के इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी ग्लास के हो सकते हैं या पोर्सलिन के। इनके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इनका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जो भी इनके बीच में जो कंपैरिजन है उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। कम्युनिटी पोस्ट मैं देखा है कि बहुत सही जगह है यार, वहाँ पे क्या है ना कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं इजीली वहाँ से दे सकता हूँ और उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो मैं बुक पढ़ता रहता हूँ, रोज़ मैं काफ़ी देर स्टडी करता हूँ। तो जो भी मुझे डिटेल्ड पड़ता है, जो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में अगर मुझे कुछ नया पता चलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पोस्ट। तो इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करा करें और चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, ठीक है। मेरे को भी पता चलता रहेगा कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड पोर्सिलिन इंसुलेटर एंड ग्लास इंसुलेटर। नाउ अगर हम इनको कंपेयर करें तो जो पोर्सिलिन के इंसुलेटर होते हैं ये लेस टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरी इनकी एडवांटेज होती है कि इनकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 60 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। यानी कि जब 60 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर से ज़्यादा का वोल्टेज अप्लाई होगा तभी ये ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। और मटेरियल की बात कर लें तो ये बेसिकली चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, एल्युमिनियम सिलिकेट से मिलकर बने होते हैं। सो दीज आर द बेसिकली द मटेरियल यूज्ड, ठीक है। पोर्सिलिन किससे बना होता है, क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या उसकी एडवांटेज है। ना अगर हम बात करते हैं ग्लास इंसुलेटर के, तो ये बेसिकली बने होते हैं टफ एंड ग्लास के, यानी कि एक टफ टाइप का ग्लास होता है, स्ट्रॉन्ग ग्लास के बने होते हैं। वो छोटा मोटा ग्लास नहीं जिससे हम लोग पानी पीते हैं उस ग्लास का नहीं, एक अच्छे खासा हाई क्वालिटी ग्लास का। दूसरी बात अगर हम बात करें डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, इनकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, 140 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि जब भी हम अगर पोर्सलिन और ग्लास को कंपेयर करोगे तो ग्लास वाले इंसुलेटर जो होंगे ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू द पोर्सलिन, क्योंकि उनकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव, वेरी लेस टेम्परेचर सेंसिटिव। ये टेम्परेचर सेंसिटिव जैसे पोर्सलिन भी होते हैं, कम होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव, लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं। इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो ये होते हैं जनरली इनका जो कलर होता है ब्राउन कलर का होता है, तो ऐसे में जो थोड़ा बहुत रेडिएशन ही एब्जॉर्व करेंगे जिसकी वजह से टेम्परेचर सेंसिटिव हो सकते हैं थोड़े से। लेकिन ग्लास जो इंसुलेटर होते हैं ये बेसिकली हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम भी कम होती है, यानी कि किसी भी तरीके की हीट को एब्जॉर्व नहीं करते। तो वैसी मटेरियल हम ऐसा लेते हैं जो हीट ना हो, प्लस वाइट कलर का ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसकी वजह से हीट एब्जॉर्विंग कैपेसिटी और कम हो जाती है, तो बिल्कुल ही हीट एब्जॉर्व नहीं करते ये। सो दीज आर, दैट इज वाई दीज आर वेरी लेस टेम्परेचर सेंसिटिव। तो अगर दोनों में कंपेयर करूंगा तो ग्लास ये जो आपके इंसुलेटर हैं ये हम लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू द पोर्सलिन। इंडिया में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, इंडिया में मेनली पोर्सलिन यूज़ करे जाते हैं, थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि ये जब हाई क्वालिटी के ग्लास बनाओगे थोड़ा सा महंगा पड़ता है यार। तो ग्लास इंसुलेटर अच्छे हैं पोर्सलिन से पर महंगे हैं, तो इकोनॉमिक्स क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमेरिका में चले जाओगे, अगर हम कह सकते हैं रशिया में चले जाओगे, यूके में जाओगे, तो वहाँ पे सब जगह तुम्हें मैक्सिमम जगहों पे ग्लास इंसुलेटर ही दिखेंगे, क्योंकि दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, तो वहाँ पे पैसे की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी के इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं।
नाउ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये इस तरीके के अच्छे कंटेंट के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं आपका फीडबैक ले नहीं पाता हूँ, क्योंकि हम लोग आमने सामने नहीं बैठे हैं, मैं एक स्क्रीन के सामने बैठा होता हूँ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हमारे लेक्चर को। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ग्लास और पोर्सिलिन इंसुलेटर के बीच का जो डिफरेंस है ये मैं बड़े अच्छे तरीके से एक टेबल बना के कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत जल्द पोस्ट करूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए अगेन थैंक यू।